कुछ थ्योरी क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से छूटना नहीं चाहिए। चलिए लिखिए, आज सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया, हम लोग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, उसमें सबसे बेहतर ऑस्मोटिक प्रेशर को माना जाता है फॉर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास। M2 का सबसे हम लोग M2 निकालना सीखे, लेकिन सबसे बेहतर इसी को क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि इसमें एकदम छोटा सा, थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ ना, समझ में आ रहा है, एकदम मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, जैसे उसमें क्या होता था, सॉल्यूट डालो तो या तो बढ़ जाए, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाए या घट जाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता था, लोअरिंग इन वेपर। आखिर ये हो क्यों रहा है, एकदम छोटा से छोटा भी अगर चेंजिंग मॉलिक्यूलर मास में आया तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं दिस मेथड can measure even a small change, कितना, तो 10 पे पावर -6, 1/10 पर मतलब 1/6 सुनना, जीरो, उसको भी ये मेजर कर सकता है, उतना चेंजिंग को भी, थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा इसकी मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला, ठीक है। देखो बाकी सारे में क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्या होता है, हीट करो तो ठंडा करो, हीटिंग और कूलिंग का जरूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन और हीटिंग और कूलिंग करोगे तो मान लो कि आप उसमें प्रोटीन डाल रहे हो या कोई भी बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स डाल रहे हो, नहीं तो वो पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर हल्का हीट और कूलिंग करोगे ना तो उसका स्ट्रक्चर डैमेज कर जाता है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में ऐसा ना तो हीट करना है ना तो कूलिंग करना है, ना हीटिंग ना कूलिंग, इसलिए पॉलीमर का स्ट्रक्चर कुछ बिगड़ता वगैरह भी नहीं है, इसलिए ये बेहतर माना जाता है। और बाकी सब में थोड़ा सा होगा, कूलिंग होगा, मतलब बॉयल कर रहे हो, नहीं फ्रीज कर रहे हो तो यार उसमें पॉलीमर का तो स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया, तो इसलिए ये सही नहीं माना जाता है, इसको ज्यादा बेहतर प्रीफर किया। चलिए लिखिए, दिस मेथड require no heating और कूलिंग ड्यू टू विच, ना तो गर्म करना है ना तो ठंडा करना है, ड्यू टू विच जो भी आप उसमें डालोगे पॉलीमर्स वगैरह, छोटा हो बड़ा हो, वो काफी उस पर कोई असर नहीं करता है, देयर इज no effect on the structure of polymers। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल्दी लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कहना है कि हम लोग कैम्फर का यूज करते हैं, वाई कैम्फर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, वाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका कैम्फर का क्यों यूज करते हैं। देखो सिंपल, कैम्फर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, वाई, देखो सिंपल क्या होता था, बोलो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग पढ़ते थे ना, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M मोलालिटी, और कैम्फर का KF का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, अदर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट काफी आसानी से हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कैम्फर का यूज होता है। फिर से देखो एक लाइन में आंसर है, सिंस KF, value of KF of camphor is very high as compared to other solvent, it is easy for us to find depression of freezing point, that's why we use camphor। समझ में आया सभी को, क्या बोले,
क्यों? क्योंकि इससे हम लोग एज इट प्रोड्यूसेस ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हम लोग का हो गया सेकंड क्वेश्चन। arrange the given compounds in increasing order of their boiling point। 0.01 मोलर NaCl। अब इसका क्या रीजन होगा, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना। 0.001 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, 0.1 मोलर NaCl। पहले ही मालूम है नंबर ऑफ मोल्स सबका फाइंड करना। नंबर ऑफ मोल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सबको मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। कोशिश करोगे अपना दिमाग से लगा के बता देते हैं। NH4 का होल टू SO4। देखो ये 5 दिया हुआ है, आंसर इसका लिख लो। अगर इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, इसको E मान लो। देखिए सबसे कम होता है यूरिया का, 0.001 है, ठीक है। तो सबसे नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी सबसे कम देखने में इसी का लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे कम में आ जाएगा B। B से ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, 0.01 है। इससे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा A। उससे ऊपर आ जाए कौन सा आ जाएगा, बोलो। यहाँ पर है कैल्शियम क्लोराइड है और यहाँ पर है तुम्हारा NaCl, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, ज़्यादा इसका ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा D और इसके बाद हो जाएगा C और सबसे ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा 0.2 मोलर इसका है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा E। ये हो गया तुम्हारा। छोड़ देते लेकिन सब पढ़ लो। अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नोट्स को तुम लिख रही हो सारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन है, सेम सारा वही सब ऑप्शन हो रहा है, सब सारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख ही देते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोग भी। NaCl A में इसको लिख दो, ये हो गया A। B में हम लोग लिख देते हैं 0.01 मोलर यूरिया। C में लिख देते हैं 0.1 मोलर CaCl2। D में हो गया 0.1 मोलर NaCl। और नंबर ऑफ मोल सारे का फाइंड करके देखोगे आप लोग, 0. क्या था बेटा, 0.2 मोलर, 0.2 मोलर NH4 का होल टू SO4। देखो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं क्या, चलिए आंसर बना रहे हैं। देखो सबसे पहले तुम्हारा हो जाएगा, उसमें क्या था, ये था ना E, तो E इसमें सबसे पहले हो जाएगा, सॉरी E यहाँ पर था ना, अमोनियम सल्फेट। उल्टा करते जाओ, उससे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में किसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को लिखना है। E से ज़्यादा किसका हो जाएगा, C का। C से ज़्यादा किसका होगा, D का। D से ज़्यादा किसका होगा, A। और सबसे ज़्यादा हो जाएगा B का। क्या बोल रहे हैं, मेरा आंसू उससे निकलेगा जो बाहर रहेगा, जो फ्रिज में नहीं डालेंगे उससे। हाँ तो एक बार देखते हैं, फिर से सुनो क्वेश्चन क्या था।
प्याज को आप फ्रिज में रखे हुए हो, वो प्याज, और एक प्याज एक रूम टेम्परेचर पे रखा हो वो प्याज, दोनों को काटने के बाद जो फ्रिज में रखा हुआ उसको काटना आसान होता है, उसमें उतना आंसू हम लोग को नहीं निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा जो बाहर रहता है वो ज्यादा झांस मारता है, उसमें आंसू ज्यादा निकलेगा। ऐसा क्यों? चलिए क्वेश्चन लिख दे रहे यही वाला, ऑनियंस वाला लिख रहे क्वेश्चन। कोई बताओ, लड़की लोग बताओ। उसका जो छिद्र रहता है उसमें से उसका गैस निकल जाता होगा, जो उससे झांस लगता है, और उसके जगह जो फ्रिज में रहता है गैस ठंडा वाला वो चला जाता है। सर फ्रीज में रखने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है इसीलिए। आंसर सही है, चलिए लिखते हैं आंसर। आपका भी हनी सही था आंसर, नहीं? At low temperature, vapor pressure is low, so less vapors of tear producing chemicals are produced. इसलिए आराम से जब आंसू कम निकलेगा तो ज्यादा ज्यादा काटोगे, जल्दी जल्दी काटोगे, ठीक है? देखते हैं। Why does vapor pressure of a liquid decreases when non-volatile solid is added? ये तो बता चुके हम। ये तो हम बताए थे आप लोग को। ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड? नहीं, आप लोग पढ़ चुके हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐड करोगे लोअर हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला हुआ लिक्विड में, तो ये फ्रीली वेपर बना रहा है। बट आप देखो यहाँ पर अचानक आप कुछ मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिए, वो क्या करेगा, जो वेपर बनना चाह रहा है उसको रोकेगा। देखो सबको क्या कर दिया, घेर दिया। जितना भी लिक्विड का पार्टिकल था जो फ्रीली वेपर बना रहा था उसको वेपर बनाने से रोक दिया, उसके ऊपर एक तरह से क्या आ गया, कवर आके लगा दिया। इसलिए इसका क्या हो जा रहा है, वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, ठीक है? चलिए लिखिए। नोट्स इसका पहुंच जाना चाहिए, पीडीएफ बनाकर अच्छा से भेज दोगे। और टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, so less amount of vapors will be। आप लोग देख रहे होगे उसमें इंग्लिश का भी जा रहा है, संस्कृत का भी नोट्स जा रहा है, सबका नोट्स जा रहा है, वो भी बढ़िया से पढ़ा के डाला गया है। और जो भी जैक बोर्ड है सरकारी स्कूल वाले 9th-10th उन लोग को बोलिएगा सब्सक्राइब कर लेगा, सारा नोट्स उन लोग के पास पहुंच जाएगा। सो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीजेस। आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, जो लिख लिए सभी कोई? कि ये भी क्वेश्चन बच रहा था, इसको भी लिख लीजिए। एक्सप्लेन
रिवर्स ऑस्मोसिस समझा दिए थे बट हम बताए नहीं थे। चलो एक बार पिक्चर से इसको समझ लेते हैं। हाँ, मान लो यहाँ बताए थे, चलो यहाँ बताते हैं। यहाँ मान लीजिए कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, एक तरफ हाइपरटोनिक है, ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपका लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड हो गया कौन सा है भैया, तो ये सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लेस कंसंट्रेटेड है। लेस कंसंट्रेटेड मतलब क्या हो गया, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है। और एक दूसरा हम बना देते हैं यहाँ पर, ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन याद कीजिए, सारा पढ़ा चुके हैं, नहीं अगर है तो वीडियो देखिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा यहाँ पर अभी शुरुआत में, ठीक है, सबको मालूम ये क्या होता है, ये है आपका मोर कंसंट्रेटेड, दैट मीन्स इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। तो हम लोग जानते हैं हमेशा लेस है तो लेस कंसंट्रेटेड है, यहाँ सॉल्यूट हायर से लोअर की ओर ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, तो इस कारण यहाँ से सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में आ रहा है सारा। सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, ध्यान दो, हायर से लोअर की ओर, ठीक है। जब ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोले थे, ऑस्मोसिस। अब आप लोग क्या किए, आप लोगों ने यहां पर लगा दिया एक, देखो एक लगा दिया पिस्टन, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इसमें पिस्टन हमने बताया था। अब पिस्टन को पकड़ के आपने नीचे की ओर प्रेस करना स्टार्ट किया। अब इतना तेज से प्रेस किया कि ये जो आ रहा था पार्टिकल आना बंद हो गया, मतलब जैसे आया राम उसी तरह रिटर्न भी हो गया। कहने का मतलब एक तरह से ऑस्मोसिस क्या हो गया, यहाँ पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। अब यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ इन नहीं कर पा रहा है, इतना कस के पिस्टन दाबे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, ये पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब ऑस्मोसिस द मिनिमम प्रेशर, ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इधर से आगे एक थोड़ा सा खाया पिया घर का, वो थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर लगा दिया। अब ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो यहां से रिजल्ट क्या हो गया ये पार्टिकल हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, जनरली तो कहां से कहां आता है, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक आने लगा, मतलब उल्टा ऑस्मोसिस होने लगा। ये जब उल्टा ऑस्मोसिस मतलब पार्टिकल का मूवमेंट किधर से किधर होने लगा, हाइपर से हाइपो की तरफ होने लगा, हाइपर से हाइपो की तरफ मूव होने लगा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो समझ में आ गया सभी को। तो चलिए लिख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर लिख लो, ठीक है ना, पिक्चर बनाना है, अपना पिक्चर अपने समझ के बना लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। When pressure greater than ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता था, ऑस्मोसिस को रोकता था, उससे भी ज्यादा हम प्रेशर उसमें लगा दे रहे हैं, ठीक है, इज अप्लाइड। अब गंगा क्या हो जाएगा, उल्टी दिशा में बहने लगेगा, कहने का मतलब देन सॉल्वेंट हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ भागने लगेगा, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव, कहां से कहां मूव करता है, मूव्स फ्रॉम
हाइपरटोनिक टू, बताओ, हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज नॉन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरू आरू सब कहते हो ना, यही है आरू, ठीक है। यूज इसका हो गया, समुद्र का पानी से नमक वगैरह को हटाने के लिए इसका यूज किया, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। चलिए जल्दी से उतारिए। सर वो सब भी। हाँ चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, खुशी का बात है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इसको कंप्लीट। NaCl अगर आयन में टूटेगा तो Na+Cl- बनेगा, और N2SO4 को अगर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कुछ और आ जाएगा। Na2 है तो Na+SO4 -, देखो नंबर ऑफ आयंस अलग है, नंबर ऑफ आयंस अलग अलग आ रहा है, नहीं कंसंट्रेशन अलग अलग आएगा। देखो यही इसका राज का बात है। यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो Na और Cl में टूटेगा, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, Na+, यहाँ पे देखो कैसे आयन में टूट रहा है। तो चलो इसका आंसर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, NaCl एंड Na2SO4 प्रोड्यूसेस different number of ions in solution। देखो अभी दिखा है यहाँ पर Na+SO4, यही देख लो 3 आ रहा है और यहाँ पर 2 ही आ रहा है। तो NaCl और Na2SO4 produces different number of ions in solution, that's why due to which कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, आयंस का जब अलग अलग, NaCl का अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, बिकम्स डिफरेंट। जब कंसंट्रेशन अलग है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी अलग होगा, अभी पढ़ चुके हैं। हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजिंग आएगा एंड बिकम्स डिफरेंट। एंड सभी को मालूम है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, अब बढ़ा के आप लोग जितना लिखने को मन लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हुआ चैप्टर आपका एंड। जो टॉपिक छूट गया होगा आप लोग NCERT देखना और हमसे पूछना, ठीक है। ये लो क्वेश्चन है ना, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन आ चुका हम लोग के पास। बेंजीन एंड टोल्यूइन, टोल्यूइन है, यहाँ नैप्थलीन हम बोल रहे थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकाले मोलर मास किसका, बेंजीन का, और साथ ही साथ हम लोग निकाल लिए क्या, मोलर मास किसका निकाले, टोल्यूइन का निकाल लिए, नहीं। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाले बेंजीन का, नंबर ऑफ मोल्स निकाले टोल्यूइन का, नहीं। इसके बाद हम लोग क्या निकाले, मोल फ्रैक्शन निकाले बेंजीन का, इसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाले टोल्यूइन का। ये 3 स्टेप तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या किए थे बताओ, इसके बाद रॉल्स लॉ लगा दिए। रॉल्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर वाला हम लोग लगाए थे, रॉल्स लॉ क्या बताया था, पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, बेंजीन का निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, नहीं।
इसी तरह हम लोग फिर सेकेंड पार्ट में इसका भी निकाल लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन का निकालना था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में टॉल्विन का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन, ये निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में हम लोग निकाले क्या, पीटी टोटल प्रेशर निकाले। टोटल प्रेशर में हम लोग क्या किए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, नहीं यही ना किए थे। टोटल प्रेशर कैसे निकलता है, तो दोनों दो सबस्टेंस है, दोनों का हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन किए, इससे निकल गया टोटल प्रेशर। और छठा पॉइंट में हम लोग क्या निकाल दिए थे, बोलो, अब निकाल दिए हम लोग, यही ना किए थे बेटो, मोल फ्रैक्शन निकाले ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज निकालने के लिए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू प्योर स्टेट में इसका पार्शियल प्रेशर बेंजीन का डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। और इसी तरह फिर आप लोग यहाँ अगर चाहो तो फार्मूला से ही निकाल सकते हो, अगर वन माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका टॉल्विन का, अगर सेपरेट निकालना चाहो तो सेपरेट निकाल दो। टॉल्विन का कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इनटू प्योर स्टेट में इसका प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर निकाल देना, तो इस ये भी निकल गया, वेपर फेज में ये भी निकल गया। तो ये था आपका कंप्लीट हो गया क्या, सॉल्यूशन चैप्टर का। और एक क्वेश्चन और बोल रहे हो, तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन और क्या है। आप लोग इतना लिखना है लिख लो। यहाँ बोल रहा है नैलोरफिन, नहीं, सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कम्बेट। तो सबसे पहले नैलोरफिन आपका क्या हो गया, यहाँ पर है, ये हो गया आपका सॉल्यूट है। और सॉल्यूट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, 2 से दिखाते हैं, बता ही चुके हैं। और सॉल्वेंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिए। सॉल्वेंट को हम लोग 1 से दिखाते हैं, नहीं। तो यहाँ पर देखना, नैलोरफिन मास निकालते हैं हम लोग, मोलर मास ऑफ नैलोरफिन मतलब M2 हो गया, नहीं कितना हो गया, C19 H21 NO3। आप लोग ने निकाला इसका, तो कार्बन का हो गया 12 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 21 प्लस नाइट्रोजन हो गया कितना, 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना आया था, इसको ऐड करने पर 311 ग्राम पर मोल। चलिए एक चीज तो निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, बोलो, ये दिया हुआ है W2, नहीं W2 मतलब नैलोरफिन का वेट दिया हुआ है, W2 मतलब नैलोरफिन है। अब नैलोरफिन नहीं लिखने जा रहे हैं हम लोग, याद रखना सॉल्यूट को 2 से इंडिकेट करते हैं, पूरे चैप्टर में 2 से इंडिकेट किए। तो दिया है 1.25 मिलीग्राम, 1.5 है कि 1.25, कितना दिया हुआ था, 1.5 मिलीग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 10⁻³ कैसे किए, तो बताए थे मिलीग्राम से बड़ा सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से बड़ा डेसीग्राम, और डेसीग्राम से बड़ा ग्राम। तो इसको 3 दरवाजे इधर आना पड़ रहा है, दैट मीन्स इसको क्या करना होगा, 10⁻³ करना होगा। अगर हम लोग इस साइड से आते हैं तो उतना 0 बैठता है, याद रखिएगा। जब बड़ा से छोटा की ओर आते हैं, अगर बड़ा से छोटा की ओर आना रहता तो हम लोग यहाँ पर और 0 बैठाते आते, ठीक है। और जब छोटा से बड़ा की ओर आते हैं तो हम लोग माइनस इतना से करते हैं। चलो ये भी हो गया, W2 भी निकल गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या निकालना था, मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट को हम लोग 1 से दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलालिटी हम लोग को मालूम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर
चलो अभी रहने दो, मोलालिटी को रहने दो यहाँ पर, अभी मत हिलाओ इसको। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं W2 गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बटा गिवन मास बटा मोलर मास। तो W2 बटा M2 बटा W1, तो W1 के नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 1 बटा W1। चूंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है और ये है ग्राम में, तो हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ कितना से इंटू करना होगा, 1000 से इंटू करना होगा। अब ये W1 को ऊपर ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा W2 इंटू 1000 बटा मोलर M2 इंटू मोलरिटी को M से इंडिकेट कर दो। W2 कितना दिया हुआ, 1.5 इंटू 10⁻³ मिली ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 कितना आया था 311 इंटू मोलालिटी कितना था 1.5 इंटू 10⁻³ हम लोग का प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर दिया था, तो आ गया था कितना, इसको डिवाइड करने पे कितना आया था 3.215। ये आपका सॉल्वेंट का वेट निकाला। आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप लोग निकालो 3.215 प्लस इसका आया 1.5 इंटू 10⁻³ और बैठा सकते हो, इसको लिख सकते हो 3.215 प्लस 1.5 का नीचे करोगे 00 तो 3 डिजिट और इधर डेसिमल भागेगा, ये ना होगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा और कर दो यहाँ पर 4, तो 4 डिजिट 1500, 4 डिजिट पहले तो हो जाएगा 0.0015 बैठा दो तो हो जाएगा 2165 3.2165। चलिए तो ठीक है, लिखिए 3.2165 हो गया आंसर ग्राम।